हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, और आई होप जितने टॉपिक उसमें डिस्कस हुए थे आप सबने कर लिए हैं, क्योंकि अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी मेरे पास नहीं पहुंची है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो पहले मैं आपको कोलेट्रल का मीनिंग क्लियर कर दूं। कोलेट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी, या फिर आप इसको बोल सकते हो सपोर्टिव, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑक्सिलरी। डिबेंचर को आप इशू कर सकते हो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है या तो आप उसको बोल सकते हो ऑक्सिलरी, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी, या फिर आप बोल सकते हो सपोर्टिव सिक्योरिटी। मतलब कि ये जस्ट सपोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इशू की जाती है। तो डिबेंचर को हम इसीलिए क्या बोल देते हैं वहाँ पे? कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसका मीनिंग लिख लेते हैं हम वहाँ पे। डिबेंचर्स कैन बी issued as collateral security debentures can be issued as collateral securities. Debentures issued as collateral security will be treated as debt debenture debt debentures and these debentures does not provide any right of debenture holder. That is, no interest will be allowed on debt डिबेंचर्स। इनके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना। डेट डिबेंचर्स बिकम अलाइव only in case if the primary security is not able to meet its obligation. बेटा, जो ये डिबेंचर हैं इसको हम कौन से डिबेंचर बोलते हैं? यहाँ पे इनको हम बोलते हैं बेटा डेट डिबेंचर्स। डेट डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि इन डिबेंचर को आप ये नहीं मानोगे कि एक्चुअल में डिबेंचर है, ये डेड होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम कई बार बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी दो, कुछ गिरवी रख के जाओ हमारे पास। तो आपने क्या किया, आपने वहाँ पे एक बिल्डिंग प्लेज कर दी, बिल्डिंग मॉर्टगेज कर दी या प्लेज कर दी।
तो वो जो बिल्डिंग है या फिर आपने कोई भी फिजिकल एसेट जो आपने वहाँ पे सिक्योर की है या प्लेज की है, वो आपकी कौन सी सिक्योरिटी होती है? प्राइमरी सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी होती है? प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन कई बार बैंक क्या बोलते हैं आपको कि आप इस प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ कोई और सिक्योरिटी भी हमारे को साथ में दो, कोई और सिक्योरिटी भी हमारे को साथ में दो। तो कंपनी वालों ने पूछा जी आपसे लोन लिया 10 लाख का और प्रॉपर्टी दे दी हमने आपको ऑलरेडी 20 लाख की, फिर और सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपको? बैंक वालों से कंपनी वाले क्या पूछ रहे हैं, जी हमने आपसे लोन लिया है 10 लाख का और हमने आपको सिक्योरिटी ऑलरेडी 20 लाख की दे दी है। भाई लोन लिया 10 का और बिल्डिंग है मेरी 20 लाख की, वो मैंने आपको दे दी तो अब आपको और सिक्योरिटी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आपको और सिक्योरिटी? तो सामने से बैंक वाले रिप्लाई करते हैं, सामने से बैंक वाले रिप्लाई क्या करते हैं, कहते हैं सर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इसलिए मांग रहे हैं कि बाई चांस आपकी बिल्डिंग की वैल्यू रह जाए 8 लाख, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू रह जाए 9 लाख, तो हमारे को बाकी पैसा कहां से रिकवर होगा? हमारे को बाकी पैसा कहां से रिकवर होगा? तो कंपनी ने बोला कि ठीक है मैं आपको डिवेंचर दूंगा, मैं आपको डिवेंचर दे देता हूं, आप डिवेंचर मांग रहे हो डिवेंचर दे देता हूं, लेकिन आप मेरे को ये बताओ आप सिर्फ डिवेंचर ही क्यों मांग रहे हो? आप मेरे को ये बताओ कि आप सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर क्यों मांग रहे हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी? तो सामने से बैंक वाला क्या बोल रहा है उसको, सामने से बैंक वाला कंपनी को क्या समझा रहा है, कहता है जी जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो उस केस के अंदर सबसे पहले जो पेमेंट मिलती है वो डिवेंचर होल्डर को मिलती है। बैंक वाला कंपनी को क्या कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी बंद होगी तो आप सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे? डिवेंचर होल्डर को। किसको पेमेंट करोगे? डिवेंचर होल्डर को। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहली पेमेंट मेरे को मिले, सबसे पहली पेमेंट मेरे को मिले। फिर आगे से कंपनी पूछती है उससे, जी आपको तो बिल्डिंग दे रखी है, आप जाके अपनी बिल्डिंग बेचो और उसके बाद अपना पैसा रिकवर करो। तो फिर सामने से बैंक बोल रहा है, सामने से बैंक क्या बोलता है, कहता है सर मान लो आपने मेरे को बिल्डिंग दे दी, आपने मेरे को बिल्डिंग दे दी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की आपने मेरे को बिल्डिंग दे दी और लोन आपने कितने का लिया? 10 लाख का। तो अगर मान लो आपकी बिल्डिंग जो है, अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो सेल हुई मान लो 8 लाख रुपए की, क्योंकि प्रॉपर्टी है प्राइस का कुछ नहीं पता चलता, आपकी बिल्डिंग सेल हुई 8 लाख की, लोन कितने का दे रखा है? 10 लाख का। तो ये जो डिफरेंस है 2 लाख का, ये मैं कहां से रिकवर करूंगा? कहां से रिकवर करूंगा? तो इसलिए वो कहता है कि जब आप पेमेंट करोगे ना, जब आप पेमेंट करोगे, कंपनी जब वाइंड अप होगी, तो ध्यान से सुनना इसको, बात को। कहता है जब आप पेमेंट करोगे सबसे पहले आप दोगे डिवेंचर को, उसके बाद आप जाओगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरफ। किसके पास जाओगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरफ। उसके बाद जाओगे आप प्रेफरेंस शेयर की तरफ और लास्ट में आप जाओगे इक्विटी की तरफ। तो कहता है जी अगर मान लो ये जो 2 लाख रुपए है और आप मेरे को डिवेंचर नहीं देते तो मेरे को लाइन में यहां पे आके जगह मिलेगी, यहां पे आके जगह मिलेगी। पहले किसको पेमेंट हो रही होगी? डिवेंचर को। और अगर इसको पेमेंट करने के बाद कुछ ना बचा तो मेरे को क्या मिलेगा? 0। तो मेरे को क्या मिलेगा? 0। तो इसलिए वो कहता है कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरे को डिवेंचर दे दो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो सस्ती बिक जाती है, मेरा लोन का अमाउंट पूरा नहीं होता या मेरे इंटरेस्ट का अमाउंट पूरा नहीं होता, तो जब आप पेमेंट बांटोगे तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा। तो कंपनी कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपको डिवेंचर इशू कर देता हूं, डिवेंचर इशू कर देता हूं, और ये डिवेंचर जो होंगे ये डेड डिवेंचर होंगे। डेड डिवेंचर का मतलब इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो बैंक वालों ने कहा ठीक है, इंटरेस्ट तो हम आपसे लोन के ऊपर ले ही रहे हैं, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट क्यों लें? तो कंपनी ने ठीक है, आप चाहे मेरे से लिखवा कितने के भी लो, 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कितने मर्जी डिवेंचर लो आप मेरे से, लेकिन वो डिवेंचर कैसे होंगे? डेड डिवेंचर।
अगर मेरी बिल्डिंग बिकती है 8 लाख की, अगर मेरी बिल्डिंग बिकती है 8 लाख की, चाहे मैंने आपको डिवेंचर दिए हुए 50 लाख के, चाहे मैंने आपको डिवेंचर दिए 50 लाख के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, आपके डिवेंचर अलाइव सिर्फ कितने होंगे? 2 लाख के, क्योंकि मेरा लोन कितने का है? 10 लाख का। 8 तो आपने बिल्डिंग को बेच के कवर कर लिए, बाकी रह गए 2 लाख, उसके आपको डिवेंचर अलाइव हो जाएंगे। उसके अलावा चाहे जो 50 लाख के मैंने डिवेंचर दिए थे उसमें से अलाइव जीवित कितने होंगे? सिर्फ 2 लाख के, बाकी 48 कैसे रहेंगे? डेड डिवेंचर। क्लियर? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने? 2 मेथड है इसको करने के, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपके पास 2 मेथड हैं इसको करने के, आप कोई भी मेथड यूज करना चाहें वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट मेथड, और यहां पे मैं लिख देता हूं इसको सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में आपने क्या करना है? आपने बैंक से लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया, सिर्फ उसी की आप एंट्री करेंगे। आप एंट्री पोस्ट करेंगे सिंपल सी बैंक अकाउंट डेबिट, आप सिंपल सी एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यहां पे आपको क्या लिखना है? यहां पे आपको लिखना है अमाउंट ऑफ लोन। जर्नल एंट्री आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक आपकी एसेट होती है, एसेट बढ़ेगी इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया, और बैंक लोन जो है वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए मैंने बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। अब आपने क्या करना है? आपने नीचे नरेशन डालनी है यहाँ पे, बैंक लोन ऑफ रुपीज, जितने का भी आप लोन ले रहे हो, जितने का भी आप लोन ले रहे हो अमाउंट लिखोगे, बैंक लोन ऑफ रुपीज रेज्ड फ्रॉम बैंक एंड परसेंटेज डिवेंचर ऑफ रुपीज, कितने के डिवेंचर आपने इशू किए? इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये आपका फर्स्ट मेथड होगा। इसमें आपको कोलेट्रल डिवेंचर जो आपने इशू किया है उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी, सिर्फ नरेशन के अंदर आपको शो करना है, सिर्फ नरेशन के अंदर आपको शो करना है। सेकंड मेथड में क्या होगा? सेकंड मेथड में आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। आपको डिवेंचर के लिए अलग से एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोसीजर सेम वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यहां पे लिखोगे अमाउंट ऑफ लोन। क्लियर? नीचे नरेशन डाल दोगे बैंक लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक। सेकेंड एंट्री आप अलग से करोगे, सेकेंड एंट्री आप करोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। नीचे आप नरेशन डाल दोगे डिवेंचर्स, नीचे नरेशन डालोगे डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहां पे आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। मतलब फर्स्ट मेथड के अंदर सिर्फ एक एंट्री करनी है, सेकंड मेथड के अंदर आपको 2 एंट्रीज करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको बनानी है एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का।
ये आप बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको लिखने होते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपको लिखने हैं करंट ईयर के रुपीस, यहाँ पे आपको लिखना है प्रीवियस ईयर के रुपीस। हेडिंग बनानी है आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बाकी कुछ नहीं शो करोगे आप, सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉन करंट लायबिलिटी। नीचे दूसरी हेडिंग सब हेडिंग बन जाएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लियर? लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब यहाँ पे इसके नीचे आपको एक नोट बनाना है, इसी के नीचे आपको बनाना है नोट नंबर 1। नोट बनाएंगे आप इस तरीके से, इसके नीचे ही आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन, जितना भी अमाउंट है आपका बैंक लोन आपने जो अभी रेस किया है वो लिखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। अगर आपके कोई डिवेंचर्स ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है तो वो लिख देंगे और इसका टोटल कर देंगे। ये जो आपका टोटल अमाउंट आएगा ये आपको यहाँ पे लिख देना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये बैलेंस शीट है, ये इसके नीचे आपको नोट बनाना है। ये बैलेंस शीट है, इसके नीचे आपको ये नोट बनाना है। और अगर आप यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको ये तो दिखाना है, ये बैलेंस शीट सेम हो जाएगी। यहाँ पे बैलेंस शीट सेम जैसे यहाँ बनी हुई है सेम ऐसे बनेगी यहाँ पे। इसका नोट जो बनेगा, इसका जो नोट बनेगा वो नोट किस टाइप से बनेगा वो देख लें आप। नोट में आप लिखोगे बैंक लोन जो अमाउंट है वो लिख दिया, साथ में आपको लिखना है डिबेंचर्स। इसमें डिबेंचर में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर प्लस कोलेट्रल डिबेंचर्स। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर प्लस कोलेट्रल डिबेंचर माइनस कर दोगे यहाँ से आप डिबेंचर सस्पेंस, और जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। इनको ऐड करके फिर जो अमाउंट आएगा वो सीधा आप कहाँ दिखा दोगे, बैलेंस शीट में। जो अमाउंट आएगा वो सीधा कहाँ दिखा दोगे, बैलेंस शीट में। क्लियर? वो आपको सीधा दिखा देना है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, ये नोट आपको दिखाई दे रहा है तो देख लो आप। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे करना है आपको, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसका क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर बेटा आपको दिया हुआ है 18। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ से भी आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जहाँ भी आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वहाँ पे देखेंगे आप। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एस सिंह लिमिटेड obtained a loan of ₹5 lakh from State Bank of India at 10% interest. The company issued ₹7,50,000 10% debenture of ₹100 each in favor of State Bank of India as collateral security. Pass necessary journal entries for the above transactions.
When company decided not to record the issue of 10% debenture as collateral security, when company decided to record the issue of 10% debenture as a collateral security. अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बैंक से एक लोन लिया गया है 5 लाख का, बैंक से लोन लिया गया है 5 लाख का, और दोनों मेथड से आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट मेथड से भी आपको करके दिखाना है और सेकंड मेथड से भी आपको करके दिखाना है। वो कहता है जी मेरे को बताओ, अगर मैं डिवेंचर को जो आपने इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता तो क्या करना है। तो मैंने आपको बोला सिंपल सी आप एंट्री करोगे, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन कितने का लिया आपने बैंक से, 5 लाख का, तो यहां पे अमाउंट आप कितना लिखेंगे, 5 लाख। क्लियर। नीचे नरेशन डाल देंगे। अब यहां पे हम बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख raised from bank and 10% debentures of ₹7,50,000 issued as collateral security। उसने फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि मैं नहीं चाहता कि मैं कोलेटरल सिक्योरिटी को अलग से नोट करूं, तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। बैलेंस शीट आपको बनवाई थी, बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको पता है सारी। यहाँ पे आपको लिखने हैं पर्टिकुलर्स, करंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। एक और हेडिंग बनेगी लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लियर। इसके नीचे आपको बनाना है एक छोटा सा नोट, ये वर्किंग नोट है आपका, बैलेंस शीट के अंदर मत बना देना, अलग से बनाना है। यहाँ पे आप सिंपल सा क्या लिखोगे, बैंक लोन आपने कितने का लिया, 5 लाख का। यही 5 लाख आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने दिखा देना है, 5 लाख। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपको मिल सकता है पेपर में 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन, इतना सा सॉल्यूशन है। अगर वो उसको रिकॉर्ड करना चाहता है तो उसमें आपको मैंने बताया 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, अमाउंट लिखोगे आप यहाँ पे 5 लाख और 5 लाख। क्लियर। नरेशन डाल दोगे बैंक लोन रेस्ड। सेकेंड एंट्री आपको करनी है डिवेंचर के लिए, तो आप लिखोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने के डिवेंचर इशू किए आपने, 7.5 लाख के, तो यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे आप 7.5। अब इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। आपने बना दी यहाँ पे बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स, करंट ईयर रुपीस, उसके बाद प्रीवियस ईयर रुपीस। सबसे पहले आ जाएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी। उसके नीचे आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लियर। इसके बाद आपको बनाना है नोट अलग से। ये आपका बन गया नोट, बैलेंस शीट से बाहर अलग बनाओगे। यहाँ पे नोट का नाम डाल देते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरिंग।
ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले आपको लिखना है बैंक लोन। बैंक लोन कितने का लोन लिया, 5 लाख। उसके बाद दूसरा क्या करना था आपको लिखने हैं डिबेंचर। कितने % डिबेंचर है आपके, 10% डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग आपके कुछ थे नहीं, और कोलेट्रल में आपने इशू किए 7.5 लाख की। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ऑलरेडी आपका कुछ नहीं था, तो मैंने वो 0 हो गए, और डिबेंचर आपने जो इशू किए एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी वो कितने हैं, 7.5 लाख। इसमें से माइनस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस में आप ये देखोगे, ये लिखा हुआ है आपका अमाउंट 7.5 लाख, ये आप यहाँ से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आएगा 0। यहाँ से आप टोटल करके ऊपर लिख दोगे अमाउंट 5 लाख। दोनों ही केसेस के अंदर बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक के लोन का अमाउंट गया है। जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे आपने डिबेंचर इशू किए हैं उसका अमाउंट कभी भी बैंक में नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 18, 19, 20। ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे। अगर वैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं, और अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।